कहानी की शुरुआत में हम क्रिश्चियन नाम के एक जियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो काम के बाद आखिरकार अपने घर लौटता है। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि उसकी पत्नी ईडन खाना बनाने की बजाय किचन का एक पाइप ठीक कर रही है। इस घर में लगातार कोई न कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, इसलिए क्रिश्चियन के पास सबके लिए एक खुशखबरी है। वो अपनी फैमिली को बताता है कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब वो सब एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट सुनकर घर में सब एकदम खुश हो जाते हैं। उसी दिन कुछ समय बाद क्रिश्चियन वापस जियोलॉजी सेंटर जाता है। उसे अभी भी अपने ऑफिस से कुछ सामान पैक करना था और चूंकि आज उसका आखिरी दिन है तो उसे अपने कोवर्कर्स के साथ लंच भी करना था। सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा था और वो बस निकलने ही वाला था कि तभी सेंटर में अचानक एक अलार्म गूंजने लगता है। वो भागकर मॉनिटरिंग स्क्रीन के पास जाता है तो उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। बिना किसी वार्निंग के ग्राउंड वाटर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। ये रीडिंग उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। क्रिश्चियन को टेंशन होने लगती है, लेकिन उसका बॉस बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो बताता है कि आसपास के सारे पहाड़ बिल्कुल स्टेबल दिख रहे हैं और किसी भी सेंसर में कोई अलार्मिंग चीज डिटेक्ट नहीं हुई है। उसके हिसाब से सब कुछ एकदम कंट्रोल में है। क्रिश्चियन वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो अजीब रीडिंग उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। वो बार बार उसी सिचुएशन के बारे में सोचता रहता है। फिर अचानक पास के एक पहाड़ की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसे एक बात समझ आती है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो वापस जियोलॉजी सेंटर भागता है और अपने एक पुराने कोवर्कर को ढूंढता है। क्रिश्चियन उसे समझाता है कि शायद प्रॉब्लम सेंसर्स में है ही नहीं, प्रॉब्लम उन केबल्स में हो सकती है जो उन्हें कनेक्ट करती है। ग्राउंड वाटर ऐसे ही गायब नहीं हो जाता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हवा में गायब हो जाए। अगर अंडरग्राउंड पानी अपना रास्ता अचानक बदलता है तो इससे चट्टानों के बीच फ्रिक्शन और मूवमेंट पैदा होती है। अगर सेंसर्स कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो शायद इसलिए क्योंकि जो केबल्स इंफॉर्मेशन ले जाती है वो डैमेज हो चुकी है। जब क्रिश्चियन और उसका कोवर्कर केबल्स चेक करने बाहर जाते हैं तो उन्हें एक परेशान करने वाली चीज मिलती है। केबल्स सच में टूटी हुई थी। वापस सेंटर में हर कोई अभी भी इसे एक छोटी सी प्रॉब्लम ही मान रहा था। ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज एक येलो वार्निंग जारी कर सकती थी जो एक लो लेवल अलर्ट होता है ताकि पब्लिक में पैनिक न फैले। लेकिन क्रिश्चियन को अंदर ही अंदर लग रहा था कि खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना लोग समझ रहे हैं। कुछ देर के लिए वो अपनी इन टेंशन को साइड में रखता है और अपने बच्चों से मिलने चला जाता है। इस बीच जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज को आते हुए डेटा में कुछ अजीब हलचल नजर आती है। सेंसर्स अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि चट्टानें खिसक रही है। ये इन्फॉर्मेशन उसे इतना परेशान कर देती है कि वो तुरंत अपने बॉस को कांटेक्ट करता है। रीडिंग्स चेक करने के बाद बॉस को भी टेंशन होने लगती है। वो खुद जाकर सिचुएशन चेक करने का फैसला करता है। वो और एक दूसरा वर्कर सीधे पहाड़ के टनल के अंदर चले जाते हैं। लगभग उसी वक्त क्रिश्चियन अपडेट लेने के लिए सेंटर में दोबारा कॉल करता है। जॉर्ज उसे वो सब बताता है जो उन्हें अब तक पता चला था। ये खबर सुनते ही क्रिश्चियन की घबराहट और बढ़ जाती है। वो भागकर वापस आता है और पुरानी रिसर्च फाइल्स खंगालने लगता है। इस करंट सिचुएशन में उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसे याद आता है कि सालों पहले उसने ऐसे ही एक इवेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे जैसे वो रिकॉर्ड्स चेक करता है एक खौफनाक पैटर्न सामने आने लगता है। पहाड़ बाहर की तरफ नहीं फैल रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ खिसक रहे थे, धीरे धीरे आपस में जुड़ रहे थे। क्रिश्चियन तुरंत जियोलॉजी सेंटर में फिर से कॉल करता है। उसे हर हाल में अपने बॉस को इस खतरे के बारे में वार्निंग देनी थी, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। उसका बॉस अभी भी पहाड़ के बहुत अंदर था और जैसे ही वो और उसका पार्टनर बाहर निकलने का फैसला करते हैं अचानक एक बहुत भयानक भूकंप उस एरिया को हिलाकर रख देता है। पूरा पहाड़ बहुत बुरी तरह कांपने लगता है। इस झटके से दोनों आदमी उछलकर दूर गिरते हैं और उन्हें गंभीर चोटें आती है। जियोलॉजी सेंटर के साथ उनका कम्युनिकेशन पूरी तरह कट जाता है। कुछ ही देर बाद लोग नोटिस करते हैं कि कई जगहों पर पानी का लेवल गिर रहा है। उसी वक्त उन्हें एक खौफनाक सच का एहसास होता है, एक सुनामी आ रही है। क्रिश्चियन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अपने कोवर्कर्स को कॉल करता है और तुरंत एक्शन लेने को कहता है। पूरे शहर में खतरे के अलार्म बजने लगते हैं। अथॉरिटीज लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देती है और देखते ही देखते हर तरफ पैनिक मच जाता है। क्रिश्चियन अपनी बेटी के साथ एक भीड़ वाली सड़क पर खड़ा था। ट्रैफिक पूरी तरह से रुक चुका था। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहने लगता है कि अपनी गाड़ियां यही छोड़ दें और किसी ऊंची जगह की तरफ भागे। बहुत दूर सुनामी आ चुकी थी। पानी की वो विशाल दीवार अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब बचने के ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है जो दो गाड़ियों के बीच फंस गई थी। बिना सोचे वो अपनी बेटी से कहता है कि वो पड़ोसियों के साथ ऊपर की तरफ भागती रहे, जबकि वो खुद उस औरत की मदद करने दौड़ पड़ता है। क्रिश्चियन अपनी फंसी हुई पड़ोसन को निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर ऊंची जगह की तरफ भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि सुनामी बिल्कुल उनके सिर पर आ चुकी है। जल्दी से दिमाग लगाते हुए वो दोनों पास खड़ी एक गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं, ये सोचकर कि शायद इससे कुछ बचाव हो जाए। कुछ ही सेकंड बाद पानी का वो विशाल सैलाब उनसे आकर टकराता है। वो गाड़ी पूरी तरह उस बाढ़ में डूब जाती है। उसी वक्त फिल्म का सीन उस होटल में शिफ्ट होता है जहां ईडन काम करती है। ये जानते हुए कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है वो एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागती है। दरवाजे पीट पीट कर मेहमानों को तुरंत बाहर निकलने की वार्निंग देती है। वो सब एक साथ बाहर की तरफ भागते हैं, ये सोचकर कि शायद इमरजेंसी बस मिल जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस वहां से जा चुकी थी और सुनामी अब बिल्कुल उनके सामने थी। बिना वक्त बर्बाद किए वो वापस होटल के अंदर भागते हैं और एक इमरजेंसी बंकर की तरफ जाते हैं। तभी पानी का एक बहुत खतरनाक रेला होटल के शीशे की दीवारों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आता है और पूरे होटल को डुबो देता है। बंकर के अंदर ईडन
और उसका बेटा हर खिड़की और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। जैसे ही वो ये काम खत्म करते हैं, अचानक बिजली कट जाती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ समय बाद क्रिश्चियन को होश आता है। जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी पड़ोसन उसके बगल में है। वो इस भयानक हादसे में जिंदा नहीं बच पाई। ये देखकर क्रिश्चियन पूरी तरह टूट जाता है। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो किसी तरह खुद को उस टूटी हुई गाड़ी से बाहर खींचता है और धीरे धीरे एक ऊंची जगह की तरफ चढ़ने लगता है। उसके आसपास बचे हुए लोग इकट्ठा हो रहे थे, जहां भी उन्हें सुरक्षित जगह मिल रही थी। वो बस एक ही इंसान को ढूंढ रहा था, अपनी बेटी को। उस पूरी भीड़ में पागलों की तरह ढूंढने के बाद आखिरकार उसे जूलिया दिखाई दे जाती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। फिर अपनी पड़ोसन के पति की तरफ खामोशी से देखते हुए क्रिश्चियन को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा था। वो उसे बचा नहीं पाया। वापस जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज को उस वर्कर का कॉल आता है जो पहाड़ के अंदर फंसा हुआ था। वो आदमी एक बहुत दिल तोड़ने वाली खबर देता है। उनका बॉस अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर पूरे सेंटर में मातम छा जाता है, लेकिन क्रिश्चियन के पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। अब उसे ईडन और अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। टूरिस्ट बस अभी तक नहीं पहुंची थी। इंतजार करने के बजाय वो खुद होटल जाने का फैसला करता है। जूलिया को भरोसेमंद पड़ोसियों के पास छोड़कर वो सीधा उस तबाह हो चुके शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच होटल के पानी से भरे बेसमेंट के अंदर हालात बेहद क्रिटिकल होते जा रहे थे। पानी जबरदस्ती बंकर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और ईडन और उसका बेटा पानी को धीमा करने के लिए खुद दरवाजे को धक्का देकर बंद रखने की कोशिश कर रहे थे। ये एहसास होने पर कि वो हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते, ईडन अपने बेटे से दरवाजे पर दबाव बनाए रखने को कहती है, जबकि वो खुद वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने लगती है। जैसे ही वो पीछे हटती है और ज्यादा पानी अंदर घुस आता है, उसका बेटा बहुत डर जाता है और घबरा जाता है। ईडन भी बुरी तरह परेशान थी। वो लोग उस बंकर में अकेले नहीं थे, एक और आदमी भी उनके साथ वहाँ फंसा हुआ था। जैसे जैसे पानी बढ़ने लगता है, उन सब पर पैनिक हावी होने लगता है। उस आदमी को यकीन हो जाता है कि अगर वो बस मदद का इंतजार करते रहे तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी वक्त क्रिश्चियन शहर के पानी में डूबे हुए मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार वो एक थोड़ी ऊंची जगह पर पहुंचता है और उसे वो टूरिस्ट बस दिखाई देती है। उसका दिल बैठ जाता है। अंदर जाने पर उसे अपना एक कोवर्कर मिलता है जो इस हादसे में जिंदा नहीं बच सका, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अलग ही ख्याल आता है। ना तो ईडन और ना ही उसका बेटा उस बस में थे, और इसका मतलब है कि शायद वो अभी भी जिंदा हो। उम्मीद की ये छोटी सी किरण उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वो होटल की तरफ आगे बढ़ता रहता है। वापस बेसमेंट में सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। पानी इतना ऊपर आ गया था कि लगभग सबकी बॉडी पानी में डूब चुकी थी। सांस लेने के लिए बस थोड़ी सी ही जगह बची थी। वो डरा हुआ आदमी अब और भी ज्यादा बेकाबू होने लगता है। खुद को पानी से ऊपर रखने के लिए वो किसी भी चीज का सहारा लेना चाहता था, और इसी चक्कर में वो ईडन के बेटे को नीचे की तरफ धकेलता है और उसे सपोर्ट के लिए यूज करने लगता है। जैसे ही ईडन अपने बेटे को पानी में तड़पते हुए देखती है, एक माँ की ममता जाग उठती है। वो तुरंत बीच बचाव करती है और किसी तरह अपने बेटे को उस खतरे से बाहर निकाल लेती है। फिलहाल के लिए कम से कम वो सुरक्षित था। अब तक क्रिश्चियन आखिरकार होटल पहुंच चुका था। वो एक एक करके सारे फ्लोर चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। न उसकी पत्नी का कोई नामो निशान और न ही उसके बेटे का। वो बेसमेंट चेक ही नहीं करता क्योंकि वो लगभग पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि वहाँ नीचे कोई भी जिंदा बच ही नहीं सकता। हार मानकर वो वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, उसके बेटे का बैकपैक। उसके अंदर जैसे सब कुछ जम सा जाता है। एक पल के लिए क्रिश्चियन को लगने लगता है कि सबसे बुरा हो चुका है। वो फ्रस्ट्रेशन, दुख और लाचारी उस पर बहुत भारी पड़ने लगती है। वो गुस्से में पास की एक खिड़की पर लात मारने और उसे पीटने लगता है, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज जाती है। बहुत नीचे ईडन और उसका बेटा वो आवाज सुन लेते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि कोई उनके ऊपर है, और ईडन को पूरा यकीन था कि वो कौन है, क्रिश्चियन। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो पागलों की तरह एक रेंच उठाती है और वेंटिलेशन पाइप पर बार बार मारना शुरू कर देती है। लोहे के टकराने की वो आवाज उस पानी में डूबी हुई बिल्डिंग से होते हुए ऊपर तक जाती है। क्रिश्चियन को वो आवाज सुनाई देती है। वो रुकता है, ध्यान से सुनता है और फिर से एक तेज आवाज करता है ताकि वो पता लगा सके कि आवाज कहाँ से रही है। साथ ही वो चाहता था कि जो भी नीचे फंसा है उसे पता चल जाए कि उन्हें ढूंढ लिया गया है। लेकिन खतरा अभी टला राउंड नहीं था। पानी अब वेंटिलेशन सिस्टम में भी भरना शुरू हो गया था। क्रिश्चियन बेसमेंट में छलांग लगाता है और पानी में डूबे हुए कॉरिडोर से तैरते हुए आगे बढ़ता है। नीचे ईडन अपने बेटे से पैनिक न करने को कहती है। वो बेसमेंट का दरवाजा अंदर से खोलने की कोशिश करने का फैसला करती है। वो ये नहीं जानती थी कि क्रिश्चियन भी बिल्कुल उसी दरवाजे को दूसरी तरफ से खोलने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा झटके से खुल जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद एक दूसरे को जिंदा देखना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अभी खुशियां मनाने का टाइम नहीं था। क्रिश्चियन ईडन से सीढ़ियों की तरफ तैरने को कहता है, जबकि वो खुद अपने बेटे को लेने जाता है। अपने पिता को देखकर वो लड़का खुशी और राहत से रो पड़ता है। क्रिश्चियन उससे कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दोनों एक साथ तैरने लगते हैं। तभी उस लड़के की सांस और ताकत दोनों जवाब देने लगती है। उसे होश में रखने के लिए क्रिश्चियन पानी के अंदर ही
उसे अपनी ऑक्सीजन शेयर करता है, जिससे उसे आगे बढ़ने की एनर्जी मिल सके। वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ईडन उनके पास पहुंच जाती है और तुरंत अपने बेटे को खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाती है। अपने बेटे की मदद करने के बाद क्रिश्चियन की खुद की सांस टूट चुकी थी। बिना हिचकिचाए ईडन दोबारा उस पानी से भरे अंधेरे में गोता लगाती है। अपनी जान पर खेलकर वो उसे ढूंढ निकालती है और खींचकर पानी के ऊपर ले आती है। क्रिश्चियन बेहोश था, उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। वो पागलों की तरह उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो उसके मुंह से पानी निकालते हैं और उसे बार बार सीपीआर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। एक वक्त के बाद उनकी उम्मीद भी टूटने लगती है। वो लड़का ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हार न मानते हुए वो जोर जोर से रोने लगता है और खुद अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। एक और कोशिश, फिर एक और अचानक क्रिश्चियन जोर से सांस लेता है। उसकी आंखें खुल जाती है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इतना सब कुछ झेलने के बाद एक बार फिर से एक साथ होना उन्हें किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। ये परिवार आखिरकार उस पहाड़ पर पहुंचता है जहां बाकी बचे हुए लोग इकट्ठा थे। जूलिया पूरे टाइम वहीं बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। बीतते हुए हर एक मिनट के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। उसे सुकून मिलने के बजाय वो और भी उदास हो जाती है। उसे डर था कि शायद अपने परिवार से बचने वाली वो इकलौती इंसान है। वो उस हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। तभी उसे दूर से कुछ दिखाई देता है। जूलिया तेजी से उनकी तरफ भागती है। क्रिश्चियन उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है और इस भयानक हादसे के शुरू होने के बाद पहली बार पूरा परिवार फिर से एक साथ था। इसके कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम आती है और बचे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल ले जाती है।